अमरेंद्र नाथ जी, आपने शुरुआती साक्ष्यों से की थी। आपने बताया था कि अगर किसी ढांचे के नीचे, किसी बिल्डिंग के नीचे, किसी मस्जिद के नीचे कोई साक्ष्य मिल रहा है तो फिर उसकी खोज होना जरूरी है, उसके बारे में पता लगाना जरूरी है। ज्ञानवापी की अगर हम बात कर लें तो बहुत सारे ऐसे दावे किए गए हैं कि इतिहास से जुड़ी हुई चीजें मिली हैं, हिंदू मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, इस पर क्या कहेंगे? अब पुरावशेष जो भी मिलेंगे उसके ऊपर हम शोध करते हैं और निष्पक्ष भाव से शोध करते हैं। जैसा डॉक्टर मीणा जी ने बताया कि वहाँ बुद्धिस्ट अवशेष भी मिल सकते हैं। कोई भी अवशेष मिले, बुद्धिस्ट मिले, जैन मिले, हिंदू मिले, इस्लामिक मिले, सभी अवशेष हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और उनका क्रमबद्ध यही देखना है कि कौन सा धर्म या कौन सा पूजा की, उपासना की विधि सर्वप्रथम वहाँ पाई गई, जो सबसे निचले सतह में हमें क्या मिलता है। और बनारस ऐसी जगह है जहाँ हमें अच्छी तरह आर्कियोलॉजी के माध्यम से, पुरावशेष के माध्यम से हमने एक क्रोनोलॉजी तैयार की है, जो क्रोनोलॉजी पब्लिश्ड है और सर्वमान्य है और उसके लिए हमें कोई दूसरी तरफ देखना नहीं है। और हम किसी भी धर्म से युक्त पुरावशेष मिलते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और उसमें हमें धरोहर की पहचान है और उन विशिष्ट धरोहर को हम क्रोनोलॉजिकल तरीके से लिखते हैं। किसी भी धरोहर की अवमानना नहीं करते हैं। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। हमारे देश में अनेक प्रकार के धरोहर हैं जो आस्था से जुड़े हुए हैं और उन सभी आस्था से जुड़े हुए धरोहरों को हम लोग सम्मानपूर्वक लिखते हैं और उसको प्रोजेक्ट करते हैं। किसी भी एक धरोहर को हम नीचा नहीं दिखाते, किसी भी एक धरोहर को ऊंचा नहीं दिखाते, लेकिन क्रोनोलॉजी में कहाँ पर वो स्थित है वो जरूर बताते हैं। और ज्ञानवापी के मामले में वही चीज़ हम कहना चाहते हैं कि वहाँ जो परिसर में जो पुरावशेष मिलते हैं वो गुप्त काल से दिखाई पड़ रहे हैं अभी, और उसके बाद मिडिवल पीरियड के हैं, और उसके बाद सबसे ऊपर जो सफ़ेद गुंबद है, 3 गुंबद बने हुए, वो लेटर मुगल का या औरंगजेब के काल का हो सकता है। अब इस सारी वस्तुओं का, पुरावशेषों का हम इसलिए कहना चाहते हैं कि हमें सारनाथ जैसी जगह है, राजघाट जैसी जगह जहां हमने खुदाई की है और वहां से हमें मौर्य काल के अवशेष, पूर्व मौर्य काल के पहले के अवशेष, शिलालेख हैं अशोक के समय के, और वो सब एक जगह स्थित है और हम सभी पुरावशेषों का सम्मान करते हैं और ये नहीं सोचना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि अगर कहीं पर खोज हो रही है तो हम उसके वास्तविक रूप को पता करना चाहते हैं, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अब इस पर मैं रिएक्शन गंगा साय जी आपसे जानना चाहूंगी। मैं आपसे इस बात को समझना चाहूंगी क्योंकि आपने शुरुआत में कहा कि एक अलग बहस इस देश में छिड़ रही है, लेकिन बड़ा साफ कर दिया डॉक्टर अमरेंद्र नाथ जी ने कि अगर हम कहीं पर खोज कर रहे हैं, अगर कोई अपने इतिहास को पता कर रहा है, इसका मतलब नहीं है कि हम किसी को टारगेट कर रहे हैं, समुदाय विशेष को टारगेट कर रहे हैं। हम तो पता लगाना चाहते हैं कि धार्मिक स्वरूप है क्या उसका। देखिए, मैं एक विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूं और विश्वविद्यालय में जब शोध होते हैं तो मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बहुत सम्मान करता हूं। कोई भी शोध कार्य किया जाता है उसका बहुत सम्मान करता हूं। शोध का एक तरीका होता है, उसकी एक गरिमा होती है और उसका एक प्रविधि होती है। तो उस प्रविधि में ये ख्याल रखा जाता है कि हम जो संवेदनशील चीज़ें हैं उन संवेदनशील चीज़ों को इस ढंग से प्रस्तुत करें अपने शोध के माध्यम से, वो राजनीतिक अखाड़े की चीज़ ना बन जाए। तो ये बहुत संवेदनशील मसले हैं जहाँ पे खोज कर रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इतने संवेदनशील मसले को लगातार पिछले, मैं देख रहा हूँ करीब 15 दिनों से टीवी डिबेट्स का हिस्सा बनना या लोगों की चाय की दुकान पे आपसी गर्मा गर्मी का मुद्दा बनना, मेरे ख्याल से एक शोध का तरीका नहीं है। शोध को इस तरह से बीच में, जबकि शोध अभी पूर्ण नहीं हुआ है, जब वो शोध पूर्ण हो तो उसके कुछ निष्कर्ष साझा किए जा सकते हैं। उस शोध को बीच में इस तरह से टीवी डिबेटों का हिस्सा बनना मेरे ख्याल से शोध की स्वतंत्र और एक जो निष्पक्ष परंपरा है और एक उसकी सम्मानित परंपरा है, उसमें कहीं ना कहीं एक बाधा उत्पन्न करेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं जानबूझकर किया जा रहा है, देश का माहौल खराब हो रहा है, मुद्दों से भटकाया जा रहा है। ओम जी उपाध्याय, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपसे मैं जानना चाहूंगी। देखिए, बात चूंकि औरंगजेब की आज हम कर रहे हैं क्योंकि कल ओवैसी साहब ने एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर इस पर एक नई जंग छिड़ गई है। औरंगजेब खलनायक या नायक, क्या कहता है इतिहास? कैसे समझें हम, कैसे देश के सामने रखें, क्योंकि राजनीति तो हो ही रही है। देखिए, मैं डॉक्टर साहब की बात को ही आगे बढ़ाता हूँ। सौभाग्य से जीविका के स्तर पे मैं भी इतिहास के अनुसंधान की जो एपेक्स बॉडी है भारत सरकार की, उसके डायरेक्टर के बतौर काम कर रहा हूँ। इसलिए देश भर में इतिहास का जो अनुसंधान हो रहा है, जो शोध हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसके वाइव्स या उसके नब्ज पे
हमारा हाथ कहीं ना कहीं होता है। इसलिए ये कतई नहीं है कि किसी खास एजेंडे के तहत इस तरह की बात हो रही है। अगर हमें, जैसा अभी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स की बात डॉक्टर महेंद्र जी ने किया, अमरेंद्र जी ने किया, उसमें अगर हमें कुछ मिल रहा है या कुछ मिलने की गुंजाइश है तो उससे डर किस बात का है, उसको सामने क्यों नहीं आने देना चाहिए? एक तो प्रश्न मेरा ये है। उसको अगर सामने आने देने में तकलीफ क्या है? हमें अगर कुछ रिमेन्स मिल रहे हैं उसके आधार पे हम किसी निष्कर्ष की ओर जा सकते हैं, क्योंकि अनुसंधान का डॉक्टर साहब बेहतर बताएंगे अगर ऐसा उनका कहना है तो। मेरा मानना यही है कि हमेशा इतिहास के रूप में मैं यही कहता हूं कि इतिहास हमेशा इंटरिम रिपोर्ट होता है। ज्यों नए रिसर्चेज आते हैं उसके आधार पर नए नैरेटिव्स बनते हैं, नए विमर्श खड़े होते हैं। इसलिए नए नैरेटिव्स को बनने का मौका तो दीजिए ना, और उसकी एडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए। 150 साल में पीछे जो साइंस में रिसर्चेज हुए उसमें से पिछले 30 साल में, 3 दशक में 2/3 से ज्यादा ऑब्सोलीट हो गए, वो खत्म हो गए, उनकी जगह पे नई थ्योरीज आ गई। लेकिन इतिहास और ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज में समस्या है कि हम उसे स्वीकार नहीं करना चाहते, इसलिए उसकी स्वीकार्यता होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, औरंगजेब पे जो प्रश्न है, जी, तथ्य केवल सामने रखने चाहिए। वो नायक है या खलनायक ये विद्यार्थी डिसाइड करेगा, वो इस देश का जनमानस डिसाइड करेगा कि वो उसको नायक के रूप में लेना है या खलनायक के रूप में लेना है। लेकिन उपाध्याय जी, तथ्यों की बात लौटूंगी करनी आपके पास ही आऊंगी, आप ही शुरुआत करूंगी। वो क्या तथ्य हैं जो देश के सामने रखने चाहिए ताकि देश ये तय कर ले नायक है खलनायक है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।